again in this session, in this class, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर which is very useful for you all and it's as well used for your spoken English if you want to speak better English. So this structure is a workful for you all. So एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से इस क्लास में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के और बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर जो कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकती हैं. एंड बाय दिस स्ट्रक्चर यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. इस स्ट्रक्चर के ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं. जो स्ट्रक्चर आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, इन अ डे दैट यू स्पीक अ लॉट ऑफ टाइम. आप कई बार इन सारे सेंटेंसेस को इससे रिलेटेड बोलते हैं, बट यू नेवर टू स्पीक दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश. सो today, that's the reason that today I would like to provide these types of structure that so that you can speak in your daily routine and you can make your English better. So with this, let's move ahead towards the class. इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर एंड देखते हैं आज हम लोग किस तरह के स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं. So now let's move ahead. So guys, as you know very well that today is day 29 as day 29 है और इस day 29 की क्लास बहुत ही लर्नेबल होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर लॉन्गिंग फॉर का एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं दूसरा स्ट्रक्चर हैबिचुअल टू का एंड थर्ड हमारा जो स्ट्रक्चर है आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्रेजी अबाउट का एंड फोर्थ यूज है प्रॉमिस टू का एंड फिफ्थ यूज है वाज नॉट टू का. तो आज हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी बेटर है और बहुत ही कमाल का है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है. तो आपको इस वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना है. अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर करना तो ये वीडियो ज़रूर देखिए. और मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस डे 28 तक मैंने वीडियोस को अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब पर और सर्च करिए SR ग्रुप कॉलेज और वहाँ पे आप डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी वीडियोस देखिए. अगर आप डे फर्स्ट की क्लास को देखेंगे तो उसमें आप बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ पाएंगे. उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आप इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. तो जाइए उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना. चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ओर एंड कवर करते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर कि आज हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है लॉन्गिंग फॉर को उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इससे रिलेटेड सेंटेंस कैसे बोलते हैं. जैसे अगर आपको कहना हुआ मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए तरस रहा हूँ. कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने आपको इंग्लिश के बारे में बताया एंड मतलब आपने किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखा तो आपने कहा कि मुझे भी सीखना है. फिर उसके बाद आपने कहा कि बट देयर इज़ नो एनी इंस्टीट्यूशन दैट सो दैट यू कैन लर्न यू कैन ज्वाइन दैट. तो आपने अपने फ्रेंड से कहा मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए तरस रहा हूँ बट मुझे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई वे नहीं मिल रहा है कि हाँ मैं किस तरह से इंग्लिश को सीखूँ. ठीक है, दूसरा हम अगर आपको कहना हुआ मैं स्कूल जाने के लिए तरस रहा हूँ. ओके, मैं स्कूल जाने के लिए तरस रहा हूँ या फिर मैं कॉलेज जाने के लिए तरस रहा हूँ. क्या होता है कि जब हम एकेडमिक क्लासेस में होते हैं मतलब कि जब हम स्कूल में होते हैं तो क्या होता है कि कॉलेज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एगर होते हैं ना कि मतलब इच्छुक होते हैं कॉलेज जाने के लिए, मतलब तरसते हैं कि हाँ कब इंटर क्रॉस हो और हम लोग कॉलेज जाएं. तो यहाँ पे आप कॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, स्कूल जाने के लिए तरस रहा हूँ. नेक्स्ट है मैं अयोध्या घूमने के लिए तरस रहा हूँ. मैं अयोध्या घूमने के लिए तरस रहा हूँ. ओके, अब यहाँ पे आप कोई भी प्लेस यूज़ कर सकते हैं. मैं दिल्ली घूमने के लिए तरस रहा हूँ, मैं मुंबई घूमने के लिए तरस रहा हूँ, मैं ताजमहल देखने के लिए तरस रहा हूँ. सो अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस यू यूज़ इन योर डेली रूटीन सो यू कैन यूज़ लाइक दिस. ओके, अगला अगर आपको कहना हुआ मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ. ओके, जैसे सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड हो और काफ़ी टाइम से बात ना हुई हो तो आप क्या कहते हैं कि हाँ काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने फ्रेंड से बात नहीं की, बहुत टाइम हो गया सो मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ. तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं कि मैं इस काम के लिए तरस रहा हूँ, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये स्ट्रक्चर लॉन्गिंग फॉर का. ठीक है,
अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि अगर आपको सेंटेंस स्पीक करने हुए तो सबसे पहले मेथड क्या है उसे बोलने का, मतलब किस तरह के इस सारे सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो ये सबसे पहला है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, इज एम आर का यूज़ करना है, लॉन्गिंग फॉर का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको सेंटेंस बनाना हुआ कि मैं तरस रहा हूँ, तो वहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए तरस रहा हूँ, ठीक है। मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए तरस रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, आई एम लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, आई एम लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा काम क्या हो रहा है, सीखने का, तो सीखने में हमें वर्ब में हमें क्या यूज़ करना है, आईएनजी यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्न को लर्निंग, अब क्या सीखने के लिए तरस रहे हैं, इंग्लिश। अगला हमारा एग्जाम्पल है, मैं अयोध्या घूमने के लिए तरस रहा हूँ, मैं अयोध्या घूमने के लिए तरस रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, I'm longing for visiting Ayodhya. I'm longing for visiting Ayodhya. ओके, मतलब मैं अयोध्या घूमने के लिए तरस रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड आप कई सारे सेंटेंस को एक यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ वो अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रहा है, या फिर वो खाने के लिए तरस रहा है। ओके, कभी कभार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे दैट्स दे अनएबल टू अफोर्ड द फूड्स, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं दैट ही इज़ लॉन्गिंग फॉर ईटिंग फूड, मतलब वो खाना खाने के लिए तरस रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जांपल, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप कभी इसे भूलें ना। तो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है, मैं स्कूल जाने के लिए तरस रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू स्कूल, आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाने के लिए तरस रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है, मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। सिंपली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग, सॉरी, मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हिम, आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग टू यू, meeting with you, you can use here, I'm longing for meeting with you or meeting to you, meeting with you have to use here। मैं डांस करने के लिए तरस रहा हूँ, कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मैं डांस करने के लिए तरस रहा हूँ, I'm longing for dancing, I'm longing for dancing। ओके, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में इसको यूज़ कर सकते हैं, और कई सारे सेंटेंस ऐसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। So I hope guys you got it. Now let's move ahead towards the next। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगले स्ट्रक्चर को। आज हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, अगला हमारा स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हो मुझे चाय पीने की आदत है, ठीक है, मुझे चाय पीने की आदत है, या फिर आपको कहना हुआ मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। जैसे अगर आप बात बात पे किसी से आप टॉक कर रहे हैं और बात बात पे आप इंग्लिश बोलने लगे, तो अगर किसी ने कहा कि तुम हमेशा इंग्लिश ही क्यों बोलते हो, तो आपने कहा कि क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, ठीक है, बात बात पर मतलब इंग्लिश निकल ही जाती है, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। मुझे चाय पीने की आदत है, किसी ने पूछा आप इतनी चाय क्यों पीते हो, तो आपने कहा कि क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है। या फिर अगर आपको कहना हुआ मुझे डांस करने की आदत है, ओके, सम ऑफ द पीपल दैट दे लव डांसिंग, सो दैट दे कैन यूज दैट मुझे डांस करने की आदत है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ मुझे लिखने की आदत है, ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए स्ट्रक्चर हम जो यूज करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो है हैबिचुअल टू का। यस माय डियर फ्रेंड्स, हैबिचुअल टू का।
हैबिचुअल टू मतलब होता है आदत है किसी चीज़ की। अब इस तरह के सेंटेंस को सबसे पहले हम यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को सबसे पहले यूज़ करना है, फिर इज एम आर को यूज़ करना है, हैबिचुअल टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर यहाँ पे आपको यूज़ कर देना है अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग स्ट्रक्चर ताकि अच्छे से बना सकें। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैबिचुअल टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जो भी आपकी क्रिया होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। अब इसका मतलब होता है आदत है किसी चीज की, जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम हैबिचुअल टू टेक टी, आई एम हैबिचुअल टू टेक टी। मेरी बहन है, उसको वो चाय बहुत पीती है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतना चाय क्यों पीती हो, तो उसने मुझसे कहा बिकॉज आई एम हैबिचुअल टू टेक टी। तो इस तरह से आप एज ए स्टोरी एज ए किसी को टेल कर सकते हैं दैट माई सिस्टर take tea a lot. When I asked to her that why you take tea a lot, then she replied to me that because I'm habitual to take tea. चलिए अगला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम हैबिचुअल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम हैबिचुअल टू स्पीक इंग्लिश मतलब मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, मतलब मैं अंग्रेजी के बिना रह नहीं सकता। आई मीन टू से दैट यू कैन यूज हियर, जैसे आप कई जगहों पे सिर्फ इंग्लिश में टॉकिंग करें एंड the people who is with you that he start talking in Hindi and you start talking in English, and अगर उसने पूछा कि तुम इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, तुम्हें मतलब हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आपने कहा क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। ओके, मैं डेली बोलता हूँ इसलिए मेरी आदत है ये कि मैं ना चाह कर भी क्या होता है मुझे इंग्लिश आई जाती है। ओके, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, आई एम हैबिचुअल टू स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मेरा दूसरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे लिखने की आदत है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम हैबिचुअल टू राइट, आई एम हैबिचुअल टू राइट, मुझे लिखने की आदत है। अगला एग्जाम्पल है, मुझे डांस करने की आदत है, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, मुझे डांस करने की आदत है। सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम हैबिचुअल टू डांस, आई एम हैबिचुअल टू डांस, मुझे डांस करने की आदत है। ओके, अगला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे कुछ नया सीखने की आदत है। ओके, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नाउ यू हैव टू टेल दैट हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आपके पास 5 सेकेंड है, आपको इसको इंग्लिश में बोलना है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मुझे कुछ नया सीखने की आदत है। नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1 2 3 4 and 5. Now you have to speak like this, that I'm habitual to learn something new. I'm habitual to learn something new मतलब मुझे कुछ नया सीखने की आदत है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। बाय द वे द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे किताब पढ़ने की आदत है। सपोज दैट आप हमेशा ऐसे किताब लेके पढ़ रहे हैं एंड आपके फ्रेंड ने कहा जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम किताब लेकर उसमें कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हो। तो आपने कहा हाँ क्योंकि मुझे किताब पढ़ने की आदत है, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने की क्या है, आदत है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझे किताब पढ़ने की आदत है, I'm habitual to read book. I'm habitual to read book मतलब मुझे किताब पढ़ने की क्या है, आदत है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, सो विद इट नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं इसी स्ट्रक्चर के साथ हमारे दूसरे अगले स्ट्रक्चर की ओर। तो हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ मैं तुम्हारे लिए दीवाना हूँ। मैं एक मूवी देख रही थी, दिस इज द रियल मूवी नहीं था, दैट वाज द सीरियल। तो उसमें ये वर्ड कहता है लड़का लड़की को, मैं तुम्हारे लिए दीवाना हूँ। इट मीन्स दैट व्हेन आई वाज सर्च इट कि हाँ एक्चुअल में इसने कहा क्या कि मैं तुम्हारे लिए दीवाना हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या कैसे बोलते हैं।
Then I find out, then I got the idea that how to speak these types of sentence in English. अगर आपको कहना हुआ किसी से कि मैं तुम्हारे लिए दीवाना हूँ, या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं अंग्रेजी सीखने के लिए दीवाना हूँ. ओके, किसी किसी को नई लैंग्वेजेस सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सो दैट यू कैन यूज हियर, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए दीवाना हूँ. ओके, या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं उससे मिलने के लिए दीवाना हूँ. तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज करते हैं क्रेजी अबाउट का, या ऑब्वियसली आई एम क्रेजी अबाउट. जैसे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि अगर आपको दीवाना हूँ से रिलेटेड सेंटेंस क्रिएट करना हुआ तो आपको स्ट्रक्चर, किस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉलो करना है सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का. फिर क्रेजी अबाउट का यहाँ पे यूज कर देना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है. फिर यहाँ पे चाहे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करिए या फिर आप यहाँ पे नाउन यूज कर सकते हैं. ठीक है, बोथ आर द थिंग्स दैट यू कैन यूज हियर. ओके, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउन दोनों यूज कर सकते हैं. मतलब मैं किसी चीज के लिए क्या हूँ, दीवाना हूँ. जैसे यहाँ पे पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए दीवाना हूँ. तो सिंपली यहाँ पे आपको पता है कि सीखना हमारा वर्ब है, तो नाउन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो आपको सीखना लगाना है. फिर उसके बाद यहाँ पे नाउन नहीं, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद अदर वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद अदर वर्ड यूज कर देंगे, या फिर ऑब्जेक्ट जो भी आपका होगा. तो इसको कैसे बोलेंगे? सिंपली यहाँ पे आपको यूज करना है आई एम क्रेजी अबाउट learning English. You have to also use here English because I forget to use here English, but you know very well the other word is English. मतलब अंग्रेजी यहाँ पे हमारा दूसरा वर्ड है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे I'm crazy about learning English यहाँ पे हो जाएगा. अगला हमारा एग्जाम्पल है मैं तुम्हारे लिए दीवाना हूँ. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I'm crazy about you. I'm crazy about you. मतलब मैं तुम्हारे लिए दीवाना हूँ. तो इस तरह से आप इसको, इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं. आप जितने भी सेंटेंस ऐसे यूज करते हैं, मैं ये करने के लिए दीवाना हूँ, मैं सक्सेस होने के लिए दीवाना हूँ, ओके, तो वहाँ पे हम क्रेजी अबाउट का यूज करते हैं. चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए. तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है मैं उससे मिलने के लिए दीवाना हूँ. ओके, सपोज दैट आपको कोई फ्रेंड कहीं दूर रहता हो एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग, देन यू कैन से दैट मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए दीवाना हूँ. कैसे बोलेंगे? आई एम क्रेजी अबाउट मीटिंग टू यू. आई एम क्रेजी अबाउट मीटिंग विद यू. मैं तुमसे मिलने के लिए दीवाना हूँ. आई एम क्रेजी अबाउट मीटिंग विद यू और टू यू. मैं तुमसे बात करने के लिए दीवाना हूँ. मैं तुमसे बात करने के लिए दीवाना हूँ. यहाँ पे आपको यूज करना है दीवाना हूँ. तो कैसे बोलेंगे? आई एम क्रेजी, सॉरी, वह तुमसे बात करने के लिए दीवाना है. वह तुमसे बात करने के लिए दीवाना है. आई मोस्ट ऑफ द यूज मैं, क्योंकि क्या है कि मेरी हैबिट बन चुकी है मैं कहने की, दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज मैं. बट यहाँ पे आपको यूज करना है वह तुमसे बात करने के लिए दीवाना है. तो कैसे बोलेंगे? ही इज क्रेजी अबाउट टॉकिंग टू यू. ही इज क्रेजी अबाउट टॉकिंग टू यू. नेक्स्ट है वह चाय के लिए दीवाना है. ओके, चाय के लिए क्या होता है कि मतलब उसे बहुत पसंद है. ही जस्ट लव टी. ओके, तो आप कैसे बोलेंगे? वह चाय के लिए दीवाना है. कैसे बोलेंगे? ही इज क्रेजी अबाउट टी. ही इज क्रेजी अबाउट टी. मतलब वह चाय के लिए दीवाना है, मतलब उसे चाय से बहुत ज़्यादा प्यार है, या फिर आप बोल सकते हैं उसे चाय बहुत पसंद है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. आई होप यू गॉट दिस. सो अगला हमारा अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर. अगला हमारा एक स्ट्रक्चर है अगर आपको कहना हुआ मैं वादा करता हूँ. जैसे कभी बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तुमसे मिलने का वादा करता हूँ. ओके, या फिर अगर आपको कहना हुआ मैं अंग्रेजी बोलने का वादा करता हूँ, या फिर अंग्रेजी सीखने का वादा करता हूँ, या फिर आपको कहना हुआ मैं स्कूल जाने का वादा करता हूँ. तो जब भी अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे यूज करेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यहाँ पे मेरे पास बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है प्रॉमिस टू का. सबसे पहले आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट.
promise to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म other word का यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट promise to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म other word। इसका मतलब होता है वादा करता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं तुमसे मिलने का वादा करता हूँ। मैं तुमसे मिलने का वादा करता हूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I promise to meet you. I promise to meet you. मतलब मैं तुमसे मिलने का वादा करता हूँ। अगला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी बोलने का वादा करता हूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I promise to speak English. I promise to speak English. मैं अंग्रेजी बोलने का वादा करता हूँ। ओके, तो ये रहा वादा वाले सेंटेंस। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलने हुए कि हाँ मैं ये करने का वादा करता हूँ, तो वहाँ पे हम promise to का यूज़ करते हैं। तो इससे रिलेटेड आप जितने भी सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, मैं ये करने का वादा करता हूँ, मैं वहाँ जाने का वादा करता हूँ, then now you have to start speaking in English, that you have to speak like this. I promise to do this, I promise to go there, I promise to work on it. ओके, मतलब इस तरह से आप promise to का यूज़ करके उन सारे सेंटेंस को कवर कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसे और अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे है कुछ और एग्जाम्पल। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाने का वादा करता हूँ। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? I promise to go to school. I promise to go to school. मतलब मैं स्कूल जाने का वादा करता हूँ। अगला एग्जाम्पल है, वह पढ़ाई करने का वादा करता है। वह पढ़ाई करने का वादा करता है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He promised to study. He promised to study. मतलब वह पढ़ाई करने का वादा करता है। अगला एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें फोन करने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हें फोन करने का वादा करता हूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I promise to call you. I promise to call you. तो ऐसे सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नाउ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू हैव टू मेक योर इंग्लिश बेटर। सो नाउ लेट्स मूव अहेड गाइस टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। तो हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ तुमसे मिलना मेरे नसीब में नहीं था, या फिर आपको कहना हुआ अंग्रेजी बोलना मेरे नसीब में नहीं था, या फिर अंग्रेजी सीखना मेरे नसीब में नहीं था, या फिर आपको कहना हुआ पढ़ना उसके नसीब में नहीं था। अगर आपको नसीब वाले सेंटेंस को बोलना हुआ तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यहाँ पे है मेरे पास स्ट्रक्चर was not to का। स्ट्रक्चर है was not to का। अब नाउ यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे नसीब तो मतलब डेस्टिनी होता है या फिर लक होता है, या ऑब्वियसली, बट यहाँ पे हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे was not to का। ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं इट वॉज नॉट इन माई लक, या फिर आप बोल सकते हैं इट वॉज नॉट टू। ओके, जैसे सबसे पहले आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करना क्या है? सब्जेक्ट यूज करना है, वॉज नॉट टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड का यूज कर देना है, ठीक है। जैसे मेरे नसीब में नहीं था, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, खाना खाना मेरे नसीब में नहीं था। सपोज दैट आपके लिए खाना निकाल के रखा हो, ठीक है, आप कोई काम करने में बिजी हो गए और उसमें कुछ पड़ गया, तो फिर आपने कहा लगता है खाना खाना मेरे नसीब में नहीं था, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I was not to eat food. I was not to eat food. खाना खाना मेरे नसीब में नहीं था। या फिर आपको faith आप बोल सकते हैं it was not in my faith to eat food. Okay? जैसे तुमसे मिलना मेरे नसीब में नहीं था। तुमसे मिलना मेरे नसीब में नहीं था, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ऐसा सेंटेंस तो आप बहुत ज़्यादा मूवीज में भी देखते होंगे एंड लोगों से भी बोलते हुए आप लोगों ने सुना होगा, तुमसे मिलना मेरे नसीब में नहीं था, कैसे बोलेंगे? आई वॉज नॉट टू मीट टू यू। आई वॉज नॉट टू मीट टू यू। तुमसे मिलना मेरे नसीब में नहीं था। आई वॉज नॉट टू मीट विद यू। आप यहाँ पे मीट विद यू और मीट टू यू कैन यूज हियर। नाउ द नेक्स्ट इज पढ़ना उसके नसीब में नहीं था। पढ़ना उसके नसीब में नहीं था, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He was not to study. He was not to study. मतलब पढ़ना उसके नसीब में नहीं था।
अगला एग्जाम्पल है, नया फ़ोन खरीदना मेरे नसीब में नहीं था। I was not to purchase the new phone. I was not to purchase the new phone. अगर आपको कहना हो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उससे बात करना मेरे नसीब में नहीं था। I was not to talk to him. I was not to talk to him. Okay? सो ये रहे आज के हमारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। और काफ़ी कमाल के स्ट्रक्चर हैं ये सारे जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो हे गाइस, आई जस्ट टेल यू कि आप सभी लोगों को इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छी इंग्लिश बोलना और चाहते हैं एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज स्ट्रक्चर। इस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आप खुद से ही ऐसा जानेंगे कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज स्ट्रक्चर, ऑल दीज सेंटेंसेस. So thank you so much everyone for watching this video. Next meeting would be next class. Till then, take care and have a wonderful time.